Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 5, योर चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, और कल हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट भी कर लिया था ऑर्गेनाइजिंग में। हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है समझा था, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था, उसके टाइप्स भी देखे थे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज, हमने हर चीज़ कंप्लीट करी थी। और आज की क्लास में अब हम हमारे कुछ बचे हुए 1-2 टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर OVER 100% कंप्लीट कर देंगे। केवल ये 2 क्लासेस और इसके बाहर से आपके ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बेटा, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल समझा था, हाँ सर आपने बताया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब हम ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता है। दैट इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ जॉब्स पोजीशन। आपने बताया था परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर फैक्ट्री मैनेजर, ये सब मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, वीपी, सीईओ। तो एक नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन होता है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। उसी का 2 पार्ट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेटा कल जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझाया था, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एवीपी, वीपी, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेके आया हूँ इस कंपनी का। इसमें भी देखो बेटा, सबसे पहले एंट्री लेवल, फिर है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीईओ। हर कंपनी का एक अलग तरीके के नाम दे देते हैं, बट होता ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। एंट्री लेवल, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर एवीपी, वीपी, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर सीईओ। इसी तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग ही तैयार करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में। ठीक है सर बेटा, जो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में तैयार कर रहे हैं उसी को हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये लो सर, फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं याद करने की। सो क्या है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन? व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। इट क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड टू एवरी इंडिविजुअल एंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एटसेट्रा। ठीक है सर, मतलब कल जो आपने हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझाया था, परचेज, सेल्स, एवीपी, वीपीए पोजीशंस, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, यही हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा अब हम इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं, और फीचर्स इसके ऐसे हैं कि आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी इसकी डेफिनेशन और जो भी हमने समझा उसी से निकल के हमारे फीचर्स बन जाएंगे। जैसे कि देखो, फर्स्ट, इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला फीचर क्लियर है, ये हमने इंटेंशनली चला के बनाया है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करा है। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है फॉर्मल, ये हमने चला के बनाया है कि ऐसे बॉस होना चाहिए, ऐसे उसका सबऑर्डिनेट होना चाहिए, ऐसे परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट होना चाहिए। हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर है। इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। कौन बॉस है, कौन एम्प्लॉई है, इसी की वजह से क्लियर होता है। सर ये फीचर भी क्लियर है। इट क्रिएट्स ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से एक स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। अगर मुकेश अंबानी को कोई बात को कम्युनिकेट करना है रिलायंस फ्रेश के फैक्ट्री वर्कर्स को, तो वो बोलेगा अपने परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी रिलायंस फ्रेश का हेड होगा उसको बोलेगा। रिलायंस फ्रेश का हेड अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को, और तब जाके फैक्ट्री के वर्कर्स के पास में वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इट क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर एंड ए स्पेसिफिक जॉब। हर बंदे को एक फिक्स्ड अथॉरिटी और एक स्पेसिफिक जॉब मिलेगी। मैनेजर को फिक्स्ड अथॉरिटी मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट को अपनी फिक्स्ड अथॉरिटी मिलेगी जो मैनेजर से ज्यादा होगी, एंट्री लेवल वाले को भी कुछ अथॉरिटी मिलेगी लेकिन वो इन सबसे कम होगी। सर ये फीचर भी क्लियर है, सिंपल सी बात है, हर बंदे को एक अथॉरिटी और एक उसको स्पेसिफिक जॉब मिलेगी। द लास्ट वन इज पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया कि एक परचेज डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए, एक सेल्स डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए, इसके इतने बॉस होने चाहिए, इसके इतने एम्प्लॉइज होने चाहिए। ये हमने क्यों करा? सर हमको हमारा अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना था, 5000 कार्स बनाने का। बेटा यही है आपका लास्ट वाला फीचर। तो ये फीचर्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि ये हम इंटेंशनली बनाते हैं, इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन तय हो जाती है, एक स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है, हर बंदे को एक स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अथॉरिटी मिली हुई है। एंड द पर्पस ऑफ दिस और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा अब हमने जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया उसकी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने से हमको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टमेटिक वर्किंग, हमने ये बनाया इसलिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सिस्टमेटिक और स्मूथ वर्किंग रहे। हाँ सर। सेकेंड इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आपके फीचर में भी था। हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने की वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर पाते हैं, ये इसका दूसरा फायदा। तीसरा फायदा नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, हमने डिवाइड कर दिया है वर्क को अलग अलग लोगों में कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तो कोई भी एक दूसरे के काम को नहीं करेगा कि यार मैं ये वाला काम कर देता हूं। हर बंदे के पास में खुद का काम है, कोई भी दूसरे का काम नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। वर्क इज systematically divided among departments and employees, so no chance of duplication, कोई भी ओवरलैपिंग का चांस नहीं है। नेक्स्ट फायदा है इसका क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, ये भी हमने हमारे फीचर में देखा था। इट क्लियरली डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है? एंट्री लेवल का बॉस है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, उसका बॉस है मैनेजर, उसका बॉस है डायरेक्टर, उसका बॉस है वीपी, उसका बॉस है सीईओ, उसका बॉस है। ये पूरा हमने चेन बना दी है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तैयार कर दी है। तो जो चेन ऑफ कमांड है, कमांड देने की चेन है, वो भी तैयार हो गई है। मुकेश अंबानी को बताना है रिलायंस फ्रेश के वर्कर्स को कि उनको कैसे काम करना है, तो वो बताएगा अपने सबऑर्डिनेट को, उसका सबऑर्डिनेट बताएगा अपने सबऑर्डिनेट को, वो बताएगा अपने सबऑर्डिनेट को, और अल्टीमेटली एक चेन ऑफ कमांड भी क्रिएट हो गई। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रेदर देन इंटरपर्सनल रिलेशंस। सर ये कैसा फायदा हुआ, ये कैसी बात हुई? हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया ही इसलिए कि हमारा काम हो पाए। तो बेटा ये वाली जो आपकी एडवांटेज है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, ये आपको तब समझ में आएगी जब हम हमारा नेक्स्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे। अच्छा सर, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। बेटा मैं यहाँ पे आपको एक सस्पेंस दे दूँ छोटा सा कि ये जो इसकी एडवांटेज है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, वो इनफॉर्मल की डिसएडवांटेज होने वाली है। तो ये वाले पॉइंट को एक बार यहाँ पे छोड़ दो, पर ये इसकी एडवांटेज है कि ये वो केवल काम पे फोकस करता है, लोगों की इंटरपर्सनल रिलेशन पे नहीं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने बताया वो उसको मतलब है काम होने से। ठीक है सर। लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन, इट रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। बेटा क्योंकि हमने अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा, चेयर्स नहीं रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कुछ फायदे थे हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करने के। अब बेटा कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये इसके कुछ फायदे थे। तो बेटा हो सकता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो डिले इन एक्शन। सर वो कैसे? बेटा मुकेश अंबानी को बताना था कि रिलायंस फ्रेश में काम कैसे होना है, उसने बताया अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है सर। फिर वो डिपार्टमेंटल रिलायंस फ्रेश का हेड आया, उसने मेल देखा, अरे साहब का मेल आया, उसने अपने एम्प्लॉय को बताया। उसका जो एम्प्लॉय था वो छुट्टी पे गया हुआ था। अच्छा सर ठीक है। फिर जब वो छुट्टी पे से आया उसने अपने सबऑर्डिनेट को बताया। जब तक उसने बताया सैटरडे संडे की फिर छुट्टी आ गई, फिर दिवाली की छुट्टी आ गई। ऐसे करके वो बात बहुत लेट पहुंची। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्केलर चेन ऑफ कमांड जो फॉलो कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कभी कभार
और एक्शंस को लेने में लेट डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्केलर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। व्हाइल फॉलोइंग स्केलर चेन एक्शन गेट्स डिलेड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये पहला डिसएडवांटेज है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है सर, वाजिब है, ये समझ में आता है कि एक्शन में देरी हो जाती है क्योंकि हम स्केलर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। और क्या है? इट इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। बेटा आप लोग, एक सेकेंड, बेटा आप लोग ऑफिस में काम करने गए, हाँ सर हम ऑफिस में काम करने जाते हैं सपोज 12th के बाद, तो आपका एक बॉस होगा, बॉस का बॉस होगा, वो आपको वो अपने बॉस को, वो अपने सबऑर्डिनेट को काम देगा और आपका बॉस आपको काम दे देगा कि ये काम करना है। आप काम करके आए, आ गए, रोज आप काम कर रहे हो, रोज मशीन की तरह काम करते रहते हो और आप काम कर करके बोर हो गए। यही सोचो अगर आपके दोस्त लोग वहां पे होते काम करने में तो आपको मजा आता कि नहीं आता? सर बिल्कुल आता, दोस्तों के साथ ऐसे तो हम मशीन की तरह बस काम कर जा रहे हैं। तो बेटा आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको केवल काम कराने से मतलब है, वो लोगों की इंटरपर्सनल स्किल्स, उनकी क्या साइकोलॉजिकल नीड्स है, उनकी सोशल नीड्स क्या है कि यार मेरे को किससे बात करनी है, मेरे को अपना दुख निकालना है, उस पर फोकस नहीं करता। उनका तो मतलब है काम, हमारा काम होना चाहिए। इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज विच मे लीड टू डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्योंकि आप केवल मशीन की तरह काम करे जा रहे हो तो बेटा आपको डीमोटिवेट हो जाओगे एक ना एक दिन, क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है कि आप हंसी मजाक करो, अगर आपके दोस्त लोग होते तो आप कितना अच्छा काम करते, तो क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजिकल, आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि भाई बॉस से तो ऐसी बात करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ा ना मजे में कि आज खाएंगा तो कल कमाएंगा मेरी जान, ऐसे तो बोलोगे नहीं आप अपने बॉस को, तो आपकी साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स पूरी नहीं होगी, तो एक ना एक दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से। The third disadvantage is it is emphasis on work only। सर ये एडवांटेज में भी तो था बेटा, वहां पे एडवांटेज में भी था कि केवल काम पे फोकस करता है, तो काम तो हमारा होता है, ये तो एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन ये डिसएडवांटेज किसके लिए है? जो हमारे एम्प्लॉइज है उनके हिसाब से डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर केवल काम से मतलब लगता है और एम्प्लॉइज जो है उनसे कोई लेना देना नहीं है कि एम्प्लॉय बेचारा परेशान हो रहा है। कई एम्प्लॉइज बेचारे सुसाइड कर लेते हैं अपनी बॉस की डांट सुन सुन के। इससे हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कोई लेना देना नहीं है, उसको तो केवल अपने काम से मतलब है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू वर्क ओनली, इट इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट। बेटा हो सकता है कोई एम्प्लॉय में बहुत टैलेंट हो लेकिन उसको सुनना पड़ रहा है अपने गधे जैसे बॉस की बात को। सो क्रिएटिविटी, टैलेंट, ह्यूमन रिलेशन सबको इग्नोर कर देता है। बॉस ने बोला है काम करना पड़ेगा मतलब काम करना पड़ेगा। तो ये हमारी डिसएडवांटेज है किसकी? हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ठीक है सर। तो बेटा अब जब आप ऑफिस में काम करने गए तो वहां पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। आपका एक बॉस था, बॉस का एक बॉस था और बॉस का भी एक और बॉस था, और एक और डिपार्टमेंट था, वहां पे भी आपके जैसे लोग काम करते थे, उनके भी कोई बॉस थे। तो आप जब वहां पे काम करने गए तो आप परेशान होने के बाद में टी ब्रेक पे आते थे और वहां पे आके सिगरेट पीते थे। वैसे पीना मत, मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बाहर आके सिगरेट वगैरह पिए। तो उनके जैसे जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी वहां पे मिलते हैं, तो वो अपने बॉस की बुराई करता है, यार मेरा बॉस ना साला बहुत पकाता है यार। वो अपने बॉस की बुराई करता है कि तेरा बॉस तो कुछ भी नहीं यार, मेरा बॉस तो उससे बेकार है। और ऐसे क्या होता है, उनकी एक दोस्ती हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब एम्प्लॉयज आते हैं काम करने तो उनकी कुछ दोस्ती यारी हो जाती है, कुछ फ्रेंडशिप्स हो जाती है, कुछ सोशल रिलेशंस हो जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब आप लोग ऑफिस में काम करने गए तो ये आप गए इसलिए तो ऑफिस में काम करने की 3-3 कन्याओं के साथ में आपको काम करने को मिले, तो जो आपकी इनसे फ्रेंडली रिलेशन, जो सोशल रिलेशंस हो गई लोगों की साथ में काम करने की वजह से, वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है आपका फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? द नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स। केवल सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स है। हो सकता है सिगरेट पीते पीते आपके जो बॉस का भी बॉस है उससे आपकी दोस्ती हो जाए, आप अपने बॉस की चुगली करो और वो अपने जो आपका बॉस है, बॉस का बॉस है, वो भी अपने एम्प्लॉय आपके बॉस की चुगली कर रहा है कि हाँ यार वो मेरा भी काम नहीं करता और आप चुगली कर रहे हो, और मेरा बॉस मेरे को ही बोलता है, तो आपकी भी दोस्ती हो सकती है। द नेटवर्क ऑफ सोशल
social and friendly groups forms another structure in the organization which is called informal organization structure। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये हम जो हमारे मालिक थे ना नई मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी के, हमने नहीं बनाया। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का तो फीचर था, ये हम इंटेंशनली क्रिएट करते हैं और इसका फीचर है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, अपने आप दोस्ती यारी हो जाती है एम्प्लॉइज की। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड द मेन पर्पस ऑफ सच स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। वो बंदा आएगा, अपनी बॉस की जितनी भी डांट खाया है सिगरेट पीते हुए अपने दोस्त को बताएगा, वो अपनी बॉस की डांट खाई हुई बात बताएगा और उन दोनों को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चलो कोई नहीं यार, बॉस ने कितना ही डांटा, चुगली करने को मिल गई, तो क्या मिलता है हमको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो अब देख लेते हैं बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स है। इसके सारे फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ऑलरेडी अपने आप समझ में आ जाएंगे, जो भी अभी तक मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसके साथ में। फर्स्ट, it gets created automatically without any intended efforts of manager। मैनेजर्स नहीं बोलते जाओ जाके अपने दोस्त बनाओ ऑर्गेनाइजेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स के, ये अपने आप बन जाता है। it gets created automatically। it is formed by employees to get psychological satisfaction। एम्प्लॉयज क्यों बनाते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, क्यों करते हैं दोस्ती यारी? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, चुगली करने के लिए, साथ में सिगरेट फूकने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। It does not follow any fixed path of flow of authority or communication। जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसमें तो एक फिक्स्ड पाथ था कम्युनिकेशन का और अथॉरिटी का। सबसे ज्यादा अथॉरिटी मुकेश अंबानी सीईओ के पास, उससे कम, वैसे मुकेश अंबानी सीईओ नहीं है, मैं आपको जनरली एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे ज्यादा अथॉरिटी उसके पास। कम्युनिकेशन सबसे पहले यहां से निकलेगी, वो बताएगा डायरेक्टर को, वो बताएगा वीपी को, वो बताएगा एवीपी को, वो बताएगा मैनेजर को, वो बताएगा अपने सबऑर्डिनेट को। ऐसे करके एक चेन ऑफ अथॉरिटी थी और एक चेन ऑफ कमांड थी। लेकिन हमारे इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चेन नहीं है। आपका बॉस भी आपको कोई सिगरेट पीते हुए बात बता सकता है, आपका जो कंपनी का सीईओ है वो भी आपके साथ में आके सिगरेट पी सकता है और आपको कुछ बात बता सकता है। कोई भी एक स्पेसिफिक चेन नहीं है कमांड की, अथॉरिटी की। इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। हाँ सर, सीधी सी बात है, ग्रुप में बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ में बैठे हुए हैं, तो कोई भी हम किससे बात कर सकते हैं। हमारी स्कूल में सर हमारे 8th क्लास के दोस्त भी है, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी किससे दोस्ती कर सकता है और कोई चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये इसकी डिसएडवांटेज में भी आएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तो जो सोर्स होता था किसी भी बात का वो हमको पता होता था कि ये बात मुकेश अंबानी जी ने बोली है और वहां से चलती हुई आ रही है, ये बात हमारे सीनियर मैनेजर ने बोली है और बनाई है, ये पॉलिसी वहां से चलती हुई आ रही है। लेकिन इस वाले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। तुझे पता है रूबी का और मेरे बॉस का ना चक्कर चल रहा है, फिर वो जाके बोलता है तुझे पता है उसके वैभव का जो बॉस है ना उसका और रूबी मैडम का ना चक्कर चल रहा है। ऐसे करके बात फैल जाती है, जाके घूम फिर के मेरे पास में आते हैं कि ये बात तुमने बोली, तुम हो इसके सोर्स। मैं बोलता हूँ नहीं, मैंने तो खुद ने किसी से सुना था, उस दोस्त से सुना था। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि कहाँ से कौन सी बात निकल रही है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई किसी को भी कम्युनिकेट कर सकता है। द लास्ट वन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था जहां पे मैं एक एंट्री लेवल पे या एक मैनेजर लेवल पे जॉब लगा, वहां पे लगने की वजह से मेरा ये दोस्ती यारी हुई है ऑफिस में जाने की वजह से। सो योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर ये बहुत ही इजी से फीचर्स थे इसके जो हमने अभी तक समझा, आपने हमको बताया, एक पिक्चर क्रिएट करी, उससे निकल सकते हैं सारे के सारे फीचर कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया गया है, कोई फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन और अथॉरिटी नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा सकते, एंड दिस डिपेंड्स ऑन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो दोस्ती यारी हो गई हमारी ऑफिस में, उसके भी कुछ फायदे हैं। अच्छा सर क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके? सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द फर्स्ट वन इज फास्ट कम्युनिकेशन। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई बात फैलानी हो ना तो अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके बता देना, बेटा वो पूरी की पूरी स्कूल में वायरल कर देगा। सर ये बात तो आप सही कह रहे हो कि
किसी को भी अपना, जैसे आप अपने दोस्त को बता दोगे ना कि यार ये मेरी क्रश है, आप एक दिन में, 2 दिन में, मैक्सिमम एक वीक में पूरी स्कूल को पता चल जाएगा कि यार इसकी है ना, ये बिट्टू की, ये चिंटू की ये क्रश है, इसका शीना का, मीना का ये क्रश है, सबको पता लग जाएगा। तो हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेशन होता है ना बेटा, जो बात फैलती है वो बहुत जल्दी फैलती है। हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मुकेश अंबानी को कुछ बात बतानी थी रिलायंस फ्रेश के वर्कर्स को, उसमें 15 से 20 दिन लग गए थे। मुकेश अंबानी ने बताया रिलायंस फ्रेश के हेड को, वो छुट्टी पे था, वो जब आया उसने बताया अपने एम्प्लॉय को, जब तक बताया सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई, दिवाली की छुट्टी आ गई, बहुत टाइम लग गया। लेकिन दोस्ती यारी में बात इतनी जल्दी फैलती है। तो हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मान लो कोई बात बतानी है कि हम ये नई पॉलिसी लेके आने, तो अपने दोस्तों में बता दो, सब जगह सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए उस बात को फैला देंगे, ऑफिस की सारी बात को। इट डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा और सब सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब में वायरल हो गया। द सेकेंड एडवांटेज, इट फुलफिल्स सोशल नीड्स। आप ऑफिस में काम करने गए थे, आप अपनी बॉस की डांट सुनते, बॉस का बॉस उसको डांटता, वो आपको डांटता, और आप रोज काम करे जा रहे थे, आप डिमोटिवेट हो गए थे, ये डिसएडवांटेज थी। हाँ सर आपने बताया था। और क्योंकि आप सुसाइड न कर लो, तो आपको सुसाइड से किसने बचाया? आपकी दोस्ती यारी ने। जो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता था ना अपने दोस्तों यारों से बात करके, अच्छा तेरा बॉस भी ऐसे कर रहा है, मेरा भी ऐसे कर रहा है यार, उसने बचाया आपको सुसाइड करने से। तो इसकी सेकेंड एडवांटेज है, इट फुलफिल्स सोशल नीड्स। इट गिव्स ड्यू importance to psychological and social needs of employees which motivates the employees। एम्प्लॉइज को भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार ऑफिस चलते हैं, दोस्तों यार में बात ही कर लेंगे, तो इनकी सोशल नीड्स भी पूरी होती है। द थर्ड इंपॉर्टेंस इज करेक्ट फीडबैक। सर वो कैसे? तो बेटा सपोज कोई भी मैनेजर, कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई नई पॉलिसी बनाई। अच्छा सर, उन्होंने नई पॉलिसी बनाई कि अब से हम काम को इस तरीके से करेंगे, और उसने अपने एम्प्लॉयज को बताया, और उसने एम्प्लॉय से पूछा तो कैसी लगी हमारी नई पॉलिसी? तो आप जो उनके सबॉर्डिनेट हो, आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि सर एकदम वाहियात, एकदम घटिया पॉलिसी बनाई है, मैं लात मारना चाहता हूं आपके, आप ऐसे तो बोलोगे नहीं अपने बॉस को, तो आप करेक्ट फीडबैक नहीं दोगे। लेकिन इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो करेक्ट फीडबैक भी ले सकते हैं अपनी नई पॉलिसी, जो नई चेंजेस वो ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। क्योंकि दोस्ती यारी में लोग बाग सच बोल देंगे, तो वहां से वो करेक्ट फीडबैक ले सकते हैं कि हमारी पॉलिसी का सही फीडबैक है या हमको कुछ चेंज करने की जरूरत है। थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो बेटा ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारे इनफॉर्मल, जो हमारी दोस्ती यारी हुई थी ऑफिस में, उस स्ट्रक्चर की। क्या? सबसे पहले तो फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत तेज फैलती है खबर क्योंकि कोई स्केलर चेन ऑफ कमांड नहीं है। दूसरा, फुलफिल सोशल नीड्स, लोगों की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स पूरी होती है। एंड द थर्ड वन इज करेक्ट फीडबैक। टॉप लेवल मैनेजमेंट करेक्ट फीडबैक ले सकता है अपनी नई पॉलिसीज और प्लान्स जो वो इंप्लीमेंट करते हैं उसका। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप सबको पता है। ये जो दोस्ती यारी हुई है, एक तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि एक इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। एक डिसएडवांटेज तो आपको समझ में भी आ गई थी जब सर आपने ये बताया था ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर जिस तरीके से आपने बताया था, हम भी बहुत तेज है, हमारा भी दिमाग चल गया था। आपने बताया था कि है ना इसकी कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि सर झूठी झूठी बातें भी तो फैला सकते हैं हम कि वैभव सर के बॉस का रूबी मैडम के साथ में चक्कर चल रहा है, इसका उसके साथ में चक्कर चल रहा है। ये झूठी झूठी बातें तो फैलाते ही हैं सर हम हमारे साइंस सेक्शन के दोस्तों के बारे में। तो इसकी एक डिसएडवांटेज तो क्लियर हो गई, बाकी डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली तो स्प्रेड रूमर्स। द मोस्ट एंड द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज दैट इट स्प्रेड्स रूमर्स। एक स्टडी में पाया गया था कि जितनी भी बातें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लोग बाग सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए करते हैं, वो ज्यादातर रूमर्स, ज्यादातर अफवाहें होती है। वैभव सर के बॉस और रूबी मैडम का कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आर रूमर्स विच मे मिसलीड द एम्प्लॉइज। दूसरा, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। फॉर्मल स्ट्रक्चर में तो एक सिस्टमेटिक वर्किंग थी, मेरे को मेरे बॉस को रिपोर्ट करना है, उसको अपने बॉस को रिपोर्ट करना है, और आपको उसी हिसाब से चलना है। एक सिस्टमेटिक स्मूथ फंक्शनिंग हो रही थी। ये दोस्ती यारी में ना बेटा कभी भी काम नहीं होते। आपके बॉस का भी बॉस आपका दोस्त बन गया सिगरेट पीते हुए, और अब आप उसको बोल रहे हो अरे चलना यार, अरे बाद में करूंगा यार, अभी तेरे भाभी रिप्लाई नहीं कर रही यार, तो कभी भी सिस्टमेटिक काम नहीं होगा वहां पे। इट डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रक्चर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्ती यारी में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता कि स्मूथ वर्किंग हो जाए। The third disadvantage is it places more emphasis of
ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में था। एडवांटेज में भी था इट एम्फेसाइजेस ऑन वर्क ओनली, और डिसएडवांटेज में भी था कि केवल वर्क पे ही एम्फेसिस करता है, लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स पे एम्फेसिस नहीं करता। और यहाँ पे बेटा डिसएडवांटेज इसलिए कि ये केवल लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स पे ही फोकस करता है। लोग बाग इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में केवल अपने, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, केवल अपनी चुगली का ही काम करेंगे। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। वो सिगरेट पीते हुए ये बात भूल जाएंगे कि हमको 5000 कार्स का प्रोडक्शन करना है, वो केवल अपनी चुगली करते रहेंगे कि मेरा बॉस ऐसा, वो बोलेगा मेरा बॉस वैसा। द फोर्थ डिसएडवांटेज, इट इज मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। बेटा कई बार ऐसे हो सकता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें हमने कुछ बातें बोली जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी थी, लेकिन उस एम्प्लॉय को बहुत दिमाग खराब हो रहा था कि यार ये नए नए चेंजेस लेके आ रहे हैं, मेरे को और पढ़ना पड़ेगा, मेरे को और प्रैक्टिस पढ़नी पड़ेगी। सपोज करो कोई टेक्निकल चेंज लिया है, नया तरह का कंप्यूटर लिया है या कुछ भी नई चीज़ लेके आ गए, तो वो रेजिस्ट करेंगे उन चेंज को। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर में तो बॉस बोलेगा काम करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल दूंगा जॉब से। बेटा ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। लोग बागों ने दोस्ती यारी कर ली, नई पॉलिसी आई, सब दोस्त यार बैठे चाय पे और बोले कि यार कल से है ना कोई भी जॉब पे नहीं आएंगे, हम हड़ताल कर देंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे। तो कई बार ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेगेटिव रिजल्ट्स भी ला सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, देन it becomes very difficult to implement them in organization। तो बेटा ये थे हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। हमने दोनों की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अच्छे से देखी भी, अच्छे से समझी भी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलते हैं हम हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेशन। तो बेटा अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने हमारी कल वाली क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें एक राम देखा था मैंने। हाँ सर, आपने एक राम को बताया था जो बेचारा अकेला सारे काम कर रहा था और बहुत परेशान था। सर वो हमारी गलती की वजह से हुआ था। आपने ये भी बोला था क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग नहीं की थी, हमने डिवाइड नहीं करा था वर्क को अलग अलग लोगों में, तो सारे काम का बोझ आ गया था बेचारे राम पे और वो परेशान हो रहा था। बेटा और राम कोई नहीं, आपका यही था, यही राम है। एक नया काम आया था, सारा का सारा काम इस अंकल को दे दिया और इसकी शक्ल देखो यूं करके बैठ गया, सारा काम इसको दे दिया, तो ये सारा काम कर भी नहीं सकता और ये परेशान भी हो जाएगा। यहीं पे कंसेप्ट काम आता है डेलीगेशन का। हाँ सर हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आप ये कहना चाहते हो ना कि किसी को भी एक पूरा काम मत दो, डिवाइड कर दो काम को। तो बेटा अगर एक बॉस के पास में काम आता है तो वो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके एम्प्लॉइज हैं, उनमें डिवाइड कर देगा काम को। ये बहुत अच्छा काम करता है। 40% काम इसको, ये बेचारा नया अभी सीख रहा है, 20% काम इसको, 25% काम इसको, अलग अलग लोगों में उसने अपने काम को डिवाइड कर दिया। तो काम को दूसरे लोगों में देना होता है हमारा डेलीगेशन। अच्छा सर, मतलब इसको 100% में ये परेशान हो रहा था, इसने 27% इसको, 24 इसको, 18 इसको, 20 इसको, 6 इसको, ऐसे करके डिवाइड कर दिया। तो काम को देना होता है डेलीगेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। सपोज आप लोग सवामणि तो जानते ही होंगे। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। या आप लोगों के घर में कोई फंक्शन है, ठीक है सर, हमारे घर में फंक्शन है, बहुत सारे मेहमान आए हैं, बहुत सारे दोस्त आए हैं, तो मेरे पापा ने क्या कहा था कि तेरे सारे दोस्तों को बुलाना। मैं बहुत खुश हुआ था, मेरे पापा कितने अच्छे, मेरे सारे दोस्तों को बुला रहे हैं। और बेटा वहां पे बुलाने के बाद में आपके सारे दोस्त और आपको उन्होंने लगा दिया काम पे कि चलो पत्तले दो, खाना परोसो, पूड़ी दो, कभी पनीर दो, कभी ये मिठाई लाके दो। आपके सब दोस्तों को काम पे लगा दिया, ठीक है सर। तो बेटा जो काम केवल आपका था 100% अगर आप करते, पत्तल भी देते, रोटी भी देते, पूड़ी भी देते, सब्जी भी देते, तो आप परेशान हो जाते। तो आपने भी अपना काम डेलीगेट कर दिया अपने दोस्तों को कि यार तू पूड़ी देने का काम कर लेना, तू मिठाई देने का काम कर लेगा, यानी कि आपने काम दे दिया। ये डेलीगेशन है। ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात, काम को देना होता है डेलीगेशन। आगे बोलो। तो ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को, क्योंकि आपने काम को दिया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सर वो कैसे? तो बेटा आपने अपने दोस्तों को बोला कि ये काम करना है।
आपने बोला तू एक काम कर, पत्तल लेके आ जा, तो पत्तल लेके आने के लिए आपको उसको पैसे भी देने पड़ेंगे कि जा इस पैसे को खर्च करा। पत्तल चाहे 100 रुपए की आए चाहे 200 रुपए की आए, उसके पास में अथॉरिटी है, तो क्योंकि आपने उसको काम दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके साथ में आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि जा जाके पत्तल लेके आ जा, तेरे पास में पैसे खर्च करने की अथॉरिटी है। अगर उसके पास में पैसे खर्च करने की अथॉरिटी नहीं होगी तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं ले सकता। ठीक है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम देने के साथ साथ में अथॉरिटी भी देनी है। आपने उसको बोला जा जाके पत्तल लेके आ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी भी दी कि पैसे खर्च कर, उसके बाद में वो अकाउंटेबल भी है। मैंने तेरे को 500 रुपए का नोट दिया था, 200 रुपए की पत्तल आई, इतने रुपए के दूने आए, बाकी बचे हुए पैसे, अकाउंटेबल भी है, वो जिम्मेदार भी है। क्यों? अगर आप किसी को काम दोगे, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो साथ में उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी और वो अकाउंटेबल जिम्मेदार भी होगा अपने काम के लिए। ठीक है सर, अब जाके समझ में आया कि आप हमको ये एग्जांपल क्यों दे रहे थे डेलीगेशन में। सो व्हाट इज डेलीगेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काम देना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, काम के साथ साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉइज हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देने के बाद में उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो जिम्मेदार भी होंगे अपने काम के लिए। तो ये थी आपकी डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आसान शब्दों में हम समझना चाहें डेलीगेशन को, जो ज्यादातर आप लोगों ने करा है आसान डेफिनेशन, तो आसान शब्दों में क्या है? डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सॉरी, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देगा अथॉरिटी, तो वो होता है हमारा डेलीगेशन आसान शब्दों में। और जो असल डेफिनेशन है वो भी आपको समझ में आ गई आपके पत्तल दोनों के एग्जांपल से, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेदार भी होंगे ऑन दोज एम्प्लॉइज हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है सर, हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि डेलीगेशन होता क्या है। जैसे कि इस आदमी ने, ये राम ने भी अपने काम को डेलीगेट कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी भी दे दी और उनको अकाउंटेबल भी कर दिया। तो सर हुआ क्या? इसने अपना काम डेलीगेट कर दिया और ये चले गया आराम से घर पे सोने। ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, इसने सारा काम कर दिया, इसने भी बहुत सारा काम कर दिया, थोड़ा लेट करा पर कर दिया। और ये जो पट्टा था ना बेटा, ये अपने बॉस से पहले घूमने चले गया मालदीव्स, बॉस को बताया भी नहीं और चले गया, कोई काम नहीं करा। अब अगले दिन ये आया खुशी खुशी, हे घूमते हुए आराम से, मैं तो घर पे सो रहा था। आके देखा इसने तो काम कर दिया, इसने कर दिया। इसको बुलाया, अरे बेटा श्याम तेरा काम कहाँ है? तो वो आता है सर कौन सा काम? मैं तो भूल गया सर। तो हुआ क्या? ये बोलेगा मैंने तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, साथ में अथॉरिटी भी दी थी और तू ही अकाउंटेबल है अपने काम के लिए। हाँ सर यही अकाउंटेबल होगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी कहता है कि चाहे आप अपना काम इसको दे दो, चाहे इसको अकाउंटेबल कर दो, लेकिन इसके साथ साथ आप भी अकाउंटेबल होंगे, क्योंकि आप मैनेजर हो तो आपके पास में डेलीगेट करने की अथॉरिटी तो है अपने काम को देने की। लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो उसके लिए एब्सोल्यूट प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी आप पे ही आएगी, असली जिम्मेदारी आप पे ही आएगी। एज ए लीडर, एज ए मैनेजर आपको पूछना चाहिए था लोगों से कि तुम अपना काम सही से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। आप डेलीगेट तो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किस पे आएगी? उसी मैनेजर पे ही आएगी। ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर एग्जाम में केस स्टडी में कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो आई होप आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो मैंने एग्जांपल दिया आप हमेशा याद रखोगे। So delegation is a very important process to carry on the work systematically in the organization. Delegation बहुत जरूरी तो है, but delegation is not a process of abdication, which means accountability is absolute. It can never be passed or delegated. Accountability absolute है, pass या delegate नहीं कर सकते, आप accountable रहोगे. After creating accountability on subordinates, the superiors also remain accountable. The superiors also remain accountable. जो superior है वो तब भी accountable रहेगा। ये कौन कहता है? हमारा principle of absoluteness of accountability। ठीक है सर, अब ये चीज हमको बहुत अच्छे से क्लियर है।
डेलीगेशन का हमने ये चीज समझ ली। तो सर अभी जो हमने पत्तल दूने वाला एग्जाम्पल देखा था, हमने हमको इतनी अच्छी से एक्सप्लेन करा, वही हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटा ये कुछ ही नहीं, मैं आपके 2 टॉपिक कवर कर दिया था अपने उस एग्जाम्पल में। हमारा एलिमेंट एंड प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन करने का जो प्रोसेस है वो यही है। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, यानी कि काम देना कि हमको इन सबको जिमाना है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको खाना खिलाना है। उसके बाद में उनको अथॉरिटी भी देना कि तू उस कमरे में जाके मिठाई को छू सकता है, मिठाई को लेके आ सकता है, तभी तो काम होगा। तेरे को पत्तल लेके आनी है तो तेरे पास में अथॉरिटी है पैसे को खर्च करने की। और लास्ट में उनको अकाउंटेबल करना अपने काम के लिए कि तू पत्तल धोने लेके आया था, अगर नहीं लेके आया तो क्यों नहीं लेके आया तो बचे हुए पैसे कहाँ है, मुझको हिसाब दे पूरा। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डेलीगेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काम देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। बेटा और एक ऑर्गेनाइजेशन में केवल पत्तल धोने परोसने का ही काम नहीं होता, कुछ मेंटल एक्टिविटीज भी हो सकती है, उसको भी हम डेलीगेट करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, साथ साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। हाँ सर आपने बताया था, अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। मैं पत्तल खरीद सकता हूं 100 रुपए में भी, डिसीजन 150 रुपए में भी, ये मेरी पावर है डिसीजन लेने की। बैंक में भी पावर हो सकती है, मैं लोन दे सकता हूं 1 करोड़ का, मैं एक मैनेजर बोलता है मैं लोन दे सकता हूं 10 करोड़ का, ये उसकी पावर है, ये उसकी अथॉरिटी है। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, टू कैरी ऑन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम करने के लिए एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। दूसरी बात, जितनी हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी हम उसको अथॉरिटी देंगे। सर मतलब आपने अपने दोस्त को बोला पत्तल दूने खरीदने का काम तेरा है, तो आप उसको अथॉरिटी भी पत्तल दूने खरीदने की ही दोगे। आप उसको 1000 रुपए ही दोगे कि 700-800 रुपए की पत्तल आ जाएगी, इतने का ये आ जाएगा, उतने ही पैसे दोगे, उतनी अथॉरिटी दोगे। आप उसको अपने बैंक का पूरा 1 लाख रुपए नहीं देते, क्योंकि जा जाके पूरा 1 लाख उड़वाया। हाँ सर सही बात है, यानी कि हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे अथॉरिटी भी उतनी ही होनी चाहिए। हम बैंक में गए, हमको लोन लेना था, मैं बोला सर मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए, तो मेरा मैनेजर आया, ब्रांच मैनेजर, एक्सपर्ट हूं मैं, आपको लोन दूंगा। मेरे पास में काम करना है, मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन देने की, और मेरे पास में अथॉरिटी भी है आपको 20 लाख रुपए लोन देने की। लेकिन आप बोले सुन बेटा मैं 20 लाख नहीं, मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, मेरे को 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो बोलेगा सर उसके लिए तो मेरे को मेरे साहब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी अथॉरिटी लिमिटेड थी, जितना उसका काम था तो उसकी अथॉरिटी भी उतनी थी। अब अथॉरिटी जाएगी अपने बॉस के पास। आपको 20 करोड़ का लोन चाहिए तो उसको अपने बॉस के बॉस से पूछना पड़ेगा, वो जाके देगा कि हाँ भाई तुम लोन दे सकते हो। मैनेजर्स नीड टू कीप इन माइंड दैट द अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ओनली बी डेलीगेटेड। जो अथॉरिटी मैच कर रही है उसके काम से उतना ही डेलीगेट करना है, ज्यादा नहीं। दे शैल नॉट पास ऑल देयर अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है सर, अथॉरिटी क्या होता है वो भी समझ में आ गया, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही देनी है हमको, ये भी समझ में आ गया। सारी की सारी अथॉरिटी नहीं देनी। ठीक है, The third and the final step of your delegation is accountability। जिस दोस्त को हमने काम दिया था पत्तल दूने लेके आने का, हमने उसको अथॉरिटी भी दी थी कि तू पैसे खर्च कर सकता है, अब वो अकाउंटेबल भी है कि इधर आ, बता मुझे हिसाब दे कि तूने कितने की पत्तल खरीदी, अगर नहीं खरीदी तो क्यों नहीं खरीदी, अब इनको क्या कहां पे जिमाऊं, इनको क्या हाथों में दे दे के खाना खिलाऊं। वो अकाउंटेबल भी होगा अपने काम के लिए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अगर काम नहीं हुआ तो उसके लिए आंसरेबल होंगे वो। इट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन। और ये पॉइंट कुछ भी नहीं, आपका प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटिंग ही बोल रहा है कि आप उनको अकाउंटेबल भी तो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसके पास रहेगी, सुपीरियर के पास ही। इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट्स, केवल शेयर करोगे, विच मीन्स इवन आफ्टर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी द मैनेजर्स विल बी अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। आपने अपने दोस्त को अकाउंटेबल तो कर दिया था पत्तल दूने लाने के लिए, अगर वो पत्तल दूने नहीं लेके आया तो वो आंसरेबल है आपको, लेकिन आपके पापा आपके ताऊ जी किसको डांटेंगे, आपको डांटेंगे, आपके दोस्त को चाटे नहीं मारेंगे, वो आपको चाटे मारेंगे। तो सुपीरियर ही अल्टीमेटली अकाउंटेबल रहता है अपने काम के लिए।
ठीक है सर, हमने डेलीगेशन क्या है वो समझ लिया, पासिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। हमने प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी भी समझ ली, हमने इसका प्रोसेस भी समझ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। अब सर ये जो हमने डेलीगेशन करा है सर, इसकी वजह से सर केवल आपने कुछ कुछ बेकार बातें बताई, लेकिन सर फायदे मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहे होंगे, तो बिल्कुल आपके फायदे ज्यादा है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंस ऑफ योर डेलीगेशन। और मैं बता दूं बेटा, डेलीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अभी हम आगे कवर भी करेंगे कि बिना डेलीगेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती। बिना डेलीगेशन के आप जो भी जितने भी मेहमान आए हैं उनको खाना खिला ही नहीं सकते। एक अकेले पापा, एक अकेले ताऊजी, एक अकेले आप खाना नहीं खिला सकते। तो बिना डेलीगेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। सो दीज आर सम एडवांटेजेस, सम इंपॉर्टेंस ऑफ योर डेलीगेशन। फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी। अब इन सब में क्या क्या है वो अब एक बार हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। एक सेकेंड यार, ये बड़ा दिक्कत का काम है। हाँ, अब इसकी इंपॉर्टेंस एक एक हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। आप पॉज करके इन सारी इंपॉर्टेंस को लिख लेना और अंदर जो है उनको भी अच्छे से लिख लेना। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन मैनेजर अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकता है। और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है, आई होप आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन सबको पता है। मैंने हमारी फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। इफेक्टिवली इज डूइंग द राइट टास्क एंड एफिशिएंटली इज डूइंग द टास्क इन राइट वे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जूते कंप्लीट करने का 5000 जूतों का काम मिला, तो अगर आप 5000 में से 5000 जूते बनाते हो, दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क इफेक्टिवली, यू हैव completed the task and done the task in right way। बट अगर आप उसको जूते बनाने में पैसे ज्यादा खर्च कर देते हो, 50,000 ही लगने चाहिए थे लेकिन आप 80,000 लगा देते हो, दैट मीन्स यू हैवंट डन द वर्क एफिशिएंटली, यू हैव डन इफेक्टिवली बट नॉट एफिशिएंटली। जिसको भी क्लियर नहीं हो फर्स्ट क्लास जाके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली समझ सकता है। तो बेटा हर मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट को अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना, एंड बिकॉज ऑफ डेलीगेशन वो अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकता है। कैसे? जैसे कि राम ने, उस आदमी ने जिसका मुंह बिगड़ा हुआ था, जो बेचारा काम नहीं कर रहा था, अगर सारा काम हम उसी को दे देते तो एक तो वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता सही टाइम पे। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि उसने अपना काम डेलीगेट कर दिया। अब बहुत सारे लोग उस काम को कर रहे हैं तो काम आपका जल्दी हो जाएगा, इफेक्टिवली हो जाएगा और एफिशिएंटली भी होगा, आपको कम कॉस्ट लगेगी उस काम को करने में। The main job of managers is to get the work done effectively, and by delegating the authorities and responsibilities, managers can get the work effectively and efficiently from the subordinates। Delegate करने की वजह से वो अपने काम को effectively और efficiently कर सकते हैं। तो ये तो है first importance। The next is employees development। क्योंकि आपने अपनी responsibility दी, साथ में उनको authority भी दी, तो उनको डिसीजन लेने की पावर आ रही है, उनको काम कैसे करना है वो सारी चीजें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉइज है उनका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बन रहे हैं। कल को जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, हमको और मैनेजर्स चाहिए होंगे, तो जो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हम उन्हीं को हमारा मैनेजर बना देंगे, क्योंकि हम उनको डेलीगेट कर रहे हैं काम। उनके पास में ये पावर है, वो ये सीख चुके हैं कि कैसे हमको काम को करना है, कैसे अथॉरिटी को एंजॉय करना हो, ये सारी चीजें समझ चुके हैं। डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बाय गिविंग देम चांस टू यूज देयर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटेड टू हायर जॉब पोजीशंस। हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि ये काम तुमको करना है, जो किसी और का था वो हमने दे दिया कि डेलीगेट करने की वजह से कि तुमको करना है, तो उनको वो काम करना आ गया, उन्होंने सीखा, तो वो भी फ्यूचर मैनेजर्स बन सकते हैं, उनका भी एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा। आप लोगों ने सुना होगा प्रमोशन वगैरह, मेरे को भी प्रमोशन चाहिए सर, मैं जॉब में जाऊंगा, तो प्रमोशन के लिए बेटा पहले लायक भी तो होना पड़ेगा। लायक कैसे होंगे? जब हमको डेलीगेट होएगा, हमारे मैनेजर का काम हमारे पास आया, हम भी उसको करना सीख गए, तो हम भी लायक हो गए, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि हमारा जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉइज को काम दे रहा है, काम के साथ साथ में उनको अथॉरिटी भी दे रहा है, तो उनको एक ट्रस्ट की, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, यार मेरा कितना अच्छा बॉस था, भाई है यार मेरा, बॉस नहीं है मेरा, और वो इस हिसाब से काम करेंगे ना कि बॉस नहीं मेरा भाई है, तो उनको भी एक मोटिवेशन रहेगा। जैसे आप अपने अपने दोस्तों को बोला था कि जा जाके पत्तल लिया, जा जाके ये लिया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था, यार कितना अच्छा दोस्त है मेरा, पर्स निकाल के दे दिया कि जा जाके, मेरा इतना प्यारा दोस्त है यार, भाई है मेरा, वो भी मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए कि मेरे ही घर का प्रोग्राम है, मैं काम को अच्छे से करूं। When the manager is sharing his responsibilities and authority with the subordinates, it motivates the subordinates as they develop the feeling of belongingness and trust from superiors, कि हमको ट्रस्ट करता है, मेरे दोस्त ने अपना पर्स निकाल के दे दिया, मेरे को ट्रस्ट करता है, और दोस्त नहीं भाई है मेरा, तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे। सब एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो ऐसे नॉन फाइनेंशियल, जो पैसों में नहीं दिए हुए इंसेंटिव से मोटिवेट रहते हैं कि मेरे सर मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं, मेरे को अथॉरिटी दे रखे हैं। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। बेटा क्योंकि आपने जो काम को डेलीगेट करा है, अलग अलग लोगों में दिया है, हाँ सर हमने अलग अलग लोगों में दिया है, वो आपने उनकी क्वालिफिकेशन को देख के, उनकी स्किल्स को देख के दिया है। हाँ सर, जब वो राम ने डेलीगेट किया था काम, तो आपने बताया था उसने 40% काम दिया था उसको, जो अच्छे से काम को करता है, जिसके पास में कोई क्वालिफिकेशन, कोई स्किल होगी। एक जो बेचारा नया आया था उसको थोड़ा कम काम दिया था, तो आपने काम को दिया है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स को देख के, तो वो उस काम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में। व्हेन मैनेजर्स आर डेलीगेटिंग टू द सबऑर्डिनेट्स, दे कीप इन माइंड द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। उसने देखा कि ये बंदा अच्छे से काम करता है, इसको 40% दे दो, ये भी नया आया है, इसको 20% ही दो, कम काम ही दो, तो आपने उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी को देखा, और क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ वर्क करा, तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क से और स्पेशलाइजेशन से जो फायदा मिलेगा, उससे आप अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कर सकते हो। दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। और the last one is it reduces the workload of managers। ये पॉइंट तो बहुत इजी सा है। राम बेचारा परेशान हो रहा था, कोई भी परेशान हो रहा था, उसने अपने काम को अलग अलग लोगों में दे दिया, तो उसका काम थोड़ा कम हो गया। आपके घर में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आप ही परेशान होते, लेकिन क्योंकि आपने अपने दोस्तों में काम को बांट दिया कि तू पत्तल लेके आ जा, तू लोगों को जिमाने का काम कर, तो आप जाके है पड़ोस में जो आपकी फ्रेंड आई है, जो आपकी क्रश आई है, उससे जाके बात कर सकते हैं, हाय प्लीज बैठिए ना, ऐसे करके, तो आपका भी वर्कलोड कम हो जाता है, मैनेजर्स का भी वर्कलोड कम हो जाता है डेलीगेशन की वजह से। इन डेलीगेशन मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट्स व्हिच हेल्प द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है कि यार डेलीगेशन की वजह से एक मैनेजमेंट हायरार्की बन जाती है, जो हम समझ के आए ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये एम्प्लॉय, ये बॉस, ये उसके सबऑर्डिनेट्स, फिर ये इनके सबऑर्डिनेट्स, तो वो डेलीगेशन की वजह से बन गई कि एक काम आया था मुकेश अंबानी के पास, उसने उस काम को 3 लोगों में बांट दिया, उन 3 लोगों ने, उस एक के पास में 3 सबऑर्डिनेट थे, उसमें उसने बांट दिया, उसके पास में 5 थे, उसमें उसने बांट दिया, तो ऐसे एक मैनेजमेंट हायरार्की भी बन जाती है हमारे डेलीगेशन की वजह से। डेलीगेशन स्टैब्लिश superior subordinate relationship which is the base for hierarchy of managers। काम आया था लोग बागों को जिमाने का, सबसे ऊपर ताऊजी ने दिया आपके पापा और चाचा को काम, पापा ने दिया आपको काम, आपने दिया अपने दोस्तों को काम, तो एक मैनेजमेंट हायरार्की उसमें बन गई। establishes superior subordinate relationship which is the base for hierarchy of managers। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंस ऑफ योर डेलीगेशन। हमने क्या क्या देखी बेटा? सबसे पहले तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, हर मैनेजर का काम है काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना, एंड बिकॉज ऑफ डेलीगेशन वो अपने काम को इफेक्टिवली पूरा और एफिशिएंटली अच्छे से कर सकता है। सेकंड इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, क्योंकि हम एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, सो वी आर मेकिंग फ्यूचर मैनेजर्स, तो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं,
उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, तो उनको एक बिलोंगिंगनेस, उनको एक ट्रस्ट की भावना रहती है अपने बॉस के साथ कि मेरा बॉस मुझको ट्रस्ट करता है, मेरा बॉस नहीं मेरा भाई है, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ मोटिवेशन की वजह से। फोर्थ वन इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। आपने जो काम को डेलीगेट करा वो उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटीज की कौन कितना काम कर सकता है उसके हिसाब से करा है, तो बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन अल्टीमेटली वी विल अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। फिफ्थ वन इज इट इज द बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बन रहा है और एक मैनेजमेंट हायरार्की तैयार हो रही है। ताऊ जी खाना खिलाना है, पापा और चाचा को बता दिया, पापा ने आपको बता दिया, आपने अपने दोस्तों को बता दिया, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन, एक मैनेजमेंट हायरार्की बन गई। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का बेचारे का काम कम होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट कम कर देते हैं, तो वो भी बेचारे आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। जैसे कि आपने अपने दोस्तों को काम डेलीगेट कर दिया था और आप जाके पड़ोस वाली सिमरन से गुपचुप कर रहे थे। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंस ऑफ योर डेलीगेशन। ठीक है सर, हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया डेलीगेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, उसकी ये जो इंपॉर्टेंस है ये भी हमने देख ली, ये भी हमको अच्छे से याद रहेगी। अब नाउ कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि हमने ये सीख लिया है तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो बेटा ये जो डेलीगेशन आपने समझा, जो डेलीगेशन का आपने प्रोसेस समझा, उसका बाप होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सर मतलब, तो बेटा डेलीगेशन में क्या हुआ था सर, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, यानी कि हमने हमारा काम का बोझ कम कर दिया था। एक मैनेजर जब भी अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉय को दे दे, उसको डेलीगेशन कहते हैं। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन का बाप ऐसे होता है जब सारे मैनेजर्स अपना थोड़ा थोड़ा काम, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अपना थोड़ा थोड़ा काम डेलीगेट कर दे, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक एम्प्लॉय ने अपना काम 50, 30, 20 डेलीगेट करा, ये तो था डेलीगेशन। उसके बॉस ने भी ऐसा करा, उसके बॉस ने भी ऐसा करा, उसके बॉस ने भी ऐसा करा, यहां पे भी ऐसा करता रहा। ये जो चेन में हो रहा है इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अच्छा सर, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे मेरे बॉस ने मेरे को काम बांट दिया, हम 3 एम्प्लॉयज में, और उसका जो बॉस है उसने भी अपने अपने एम्प्लॉयज को काम बैठा था, उसके भी अपने अपने काम बैठा था। मुकेश अंबानी ने उनमें काम बांट दिया, उन्होंने उसमें काम बांट दिया। ये पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है सर, समझ गए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा होता है सेंट्रलाइजेशन। अगर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो केवल एक बंदे के पास में रहे, केवल टॉप लेवल मैनेजर के पास में रहे, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी केवल मुकेश अंबानी के पास में है, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। अगर वो बांट दे अपने मैनेजर्स में, मिडिल लेवल मैनेजर में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, वो होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल। अगर केवल ये जो बड़े बड़े लोग हैं, कंपनी के टॉप लेवल है, केवल इन्हीं के पास में है सारे डिसीजंस को लेने की अथॉरिटी, तो वो होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management level only. ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर मुकेश अंबानी के पास में ये सारी ताकत, सारे डिसीजन लेने की, कोई भी नई कंपनी खोलने की, कोई भी चीज खरीदने की, कुछ भी करने की, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। While your decentralization is, it can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, अथॉरिटी को, कि ये अथॉरिटी टॉप लेवल के पास, उनके सबऑर्डिनेट्स के पास में अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी, परचेज डिपार्टमेंट के हेड के पास में अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी है, वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है, कुछ भी बेच सकता है, कितने भी पैसे लगा सकता है, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। उसके नीचे जो फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके पास में अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड अथॉरिटी है। तो अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें हमारी अथॉरिटी को, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट्स सम शेयर इन द अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन में तो सारी अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर एम्प्लॉय जो अलग अलग जगह काम कर रहा है उसके पास में कुछ ना कुछ अथॉरिटी है।
ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। आपने सेंट्रलाइजेशन क्या है हमको याद है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में अगर अथॉरिटी है तो वो तो है सेंट्रलाइजेशन, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दे अथॉरिटी का तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। हर एम्प्लॉय जो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है उसके पास में कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो सर हमको हमारी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, हमको करना क्या चाहिए? सो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन इज ए पॉलिसी मैटर। ये डिपेंड करता है उस कंपनी पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो क्या अडॉप्ट करना चाहता है। क्या वो सेंट्रलाइजेशन करना चाहता है कि सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहे, या वो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता है कि अलग अलग सिस्टमैटिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं अथॉरिटी को। सो दिस डिसेंट्रलाइजेशन इज ए पॉलिसी मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे वांट टू चूज। इट इज अ पॉलिसी matter and managers plan in advance whether to go for centralized और डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी की हमको क्या अडॉप्ट करना है। अच्छा सर, मतलब सर कोई भी कंपनी या तो सेंट्रलाइजेशन करेगी या फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन करेगी, है ना? तो बेटा होता क्या है, असल में हम मिक्स पॉलिसी भी कर सकते हैं सर, मतलब यानी कि हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल मैटर्स जो है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, नई कंपनी खोलने से रिलेटेड बड़े बड़े काम तो हम कर देंगे सेंट्रलाइजेशन, केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ले पाए। और जो बाकी कॉमन डिसीजंस है, जो रेगुलर ऑपरेटिंग डिसीजंस है, कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी को चाय पीनी है तुम इतना खर्चा कर सकते हो, छोटे मोटे डिसीजंस हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे उसकी अथॉरिटी की। हर मैनेजर, हर एम्प्लॉय अपने हम उसको उसमें बांट देंगे, तो हम एक मिक्स पॉलिसी भी लेके आ सकते हैं। Sometimes company follow a mixed policy of centralization and decentralization. They keep the important matters, जो important matters है वो तो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। दे कीप द इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज फाइनेंशियल डिसीजंस, स्ट्रक्चरल डिसीजंस विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली एंड शेयर द कॉमन डिसीजंस विद द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है सर, हमको ये बात भी समझ में आ गई। केस स्टडी इसके ऊपर आ सकती है कि ऐसा नहीं है या तो सेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एक दोनों की मिक्स पॉलिसी भी हो सकती है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो तो हम रखेंगे केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, और बाकी कॉमन डिसीजंस को हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो सर ये जो आपने हमको बताया डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सर इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप ये मत लिख के आना कि सर ने बताया था डेलीगेशन के पापा है हमारे डिसेंट्रलाइजेशन, सो द रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑफ फादर एंड सन, ये नहीं लिख के आना। तो क्या रिलेशन है हमारे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में? इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक एक्सटेंशन है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में तो जो अथॉरिटी हमने डेलीगेट की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की थी, वो एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट से की थी, एक दो वे प्रोसेस ही था। लेकिन हर लेवल पे अगर हम ये करते हुए आएंगे तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सो देयरफॉर डेलीगेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ decentralization is an extension of delegation. In delegation we multiply the authority with 2, केवल मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को, whereas in decentralization authority is multiplied by many। तो पैरेलल रिलेशन तो क्या है? decentralization is extension of delegation. The second relation between them is that delegation is necessary in every organization but decentralization is optional। सर मतलब डेलीगेशन तो ऐसी चीज है जो जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। कैसे? अगर आप काम को डेलीगेट नहीं करोगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। सारा का सारा काम अगर हम एक बंदे पे ही दे दे तो वो ना तो उस काम को पूरा कर पाएगा ना ही अच्छे से कर पाएगा। सो डेलीगेशन होना तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। आपने जो अपने दोस्तों को काम डेलीगेट करा था, पत्तल का काम तेरा, बाटी लाने का काम तेरा, परोसने का काम तेरा, मिठाई लाने का काम तेरा, अगर सारा काम आपके पास आता तो आप नहीं कर पाते। तो डेलीगेशन तो जरूरी है बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ऑपरेट करना चाहते हो। आप सेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हो, अथॉरिटी सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, या फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हो कि अथॉरिटी को बांट दूंगा मैं सिस्टमेटिक तरीके से। No organization can work without delegation as there is no individual who can do all the work himself only. While decentralization is a matter of choice
एंड प्रेफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है, ये प्रेफरेंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट की कि वो सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन क्या फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो क्या लिख के आना है? फादर सन, ये नहीं लिख के आना। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यहां पे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पे मैनी से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड, डेलीगेशन इज नेसेसरी, जरूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। ठीक है सर, ये चीज भी हमको क्लियर है। तो सर आपने जो हमको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जो इतनी सारी बातें बताई कि डेलीगेशन का भी बाप है, सर हमने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस देखी थी, यानी कि इसके भी कुछ फायदे होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ योर डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा मैं आपको बता दूं, जो हमने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस देखी थी ये उनसे ही आपकी मैच करेगी, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको रिलेट भी करवाऊंगा, बस उनका नाम लिखने का तरीका अलग हो गया, बाकी मैं एग्जैक्टली आपको रिलेट करवा दूंगा कि ये डेलीगेशन में भी थी। जैसे कि रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, हाँ सर ये डेलीगेशन में भी था, हमको भी आराम मिला था टॉप लेवल मैनेजमेंट को, यहाँ पे भी है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो रही थी, यहां पे भी हो रही है। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, ये अंदर इस पॉइंट में क्या है वो भी मैं रिलेट करवा दूंगा। इस पॉइंट में क्या है? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉय डेवलपमेंट में भी हमने ये पॉइंट देखा था कि हम फ्यूचर मैनेजर्स बनाते हैं क्योंकि हम उसको आज ही काम करवा रहे हैं, ये पॉइंट हमने वहां पे भी देखा था। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पास कर रहे हैं मिडिल और लोअर लेवल पे। डिसेंट्रलाइजेशन को दिमाग में रखना, पत्तल वाला एग्जांपल भूल जाना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेलीगेशन का भी बाप। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्योंकि हमने मिडिल लोअर हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी है, तो उसको भी एक ट्रस्ट और एक फेथ होएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, मेरे को अथॉरिटी दे रखी है, और उनमें भी एक इनिशिएटिव तैयार होगा। कैसे? Passing of authority at middle and lower level shows the trust and faith of top level in their subordinates, and this trust and faith motivates the employees working at different levels as they are allowed to take the decisions। वो लोग मोटिवेट होंगे कि मेरे पास में अथॉरिटी है, यानी कि मेरे जो बॉस है मुकेश अंबानी जी वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। इट विल डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड इज इट डेवलप मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, ये हमने वहां पे भी देखा था, क्योंकि हमने आज ही उनको अथॉरिटी दे दी है डिसीजंस लेने की, तो उनको पता है कि हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स का जो काम था सारी डिसीजंस लेने का, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो लोग भी सीख रहे हैं। कल को टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कोई पोजीशन खाली होती है तो हम वहीं से उठा लेंगे, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी डिसीजंस लेने की ताकत है, उतनी उसमें समझ है। मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस, उनके पास में अथॉरिटी है, इसलिए उनको ये आर्ट डिसीजंस लेने का, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, ये उनको आ गया है। So decentralization prepares the managers working at middle and lower level to perform the task of top level। कल को वहां पे कोई जरूरत होती है तो मिडिल और लोअर लेवल से भी वहां पे मैनेजर अपॉइंट करे जा सकते हैं। द सेकेंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में सारी अथॉरिटी किसके पास थी? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट के हेड को कुछ पैसों की जरूरत है, नए वर्कर्स को अपॉइंट करना है, तो क्या वो अपॉइंट कर सकता है? नहीं सर, सेंट्रलाइजेशन में तो अथॉरिटी सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, तो वो मेल करेगा, डियर सुंदर पिचाई जी, डियर पराग अग्रवाल जी, मेरे को इतने वर्कर्स की जरूरत है। ओ पराग अग्रवाल जी उठे, अभी तो मैं मालदीव्स घूमने जा रहा हूँ, आके इसके मेल को चेक करूंगा। ऐसे करके 10 दिन लग गए, फिर उन्होंने चेक करा, फिर कुछ फॉर्मेलिटीज करी, 10-20 दिन बाद में वो काम हुआ, तो वहां पे तो डिसीजन मेकिंग स्लो है। लेकिन क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लेवल्स पे, तो परचेज डिपार्टमेंट के हेड के पास में ये अथॉरिटी है कि मैं कितने भी वर्कर्स को लगा सकता हूं, उनको जो सैलरी देनी है उस पर अपॉइंट कर सकता हूं, तो जो काम है वो जल्दी होएगा। क्या है नेक्स्ट एडवांटेज? क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स लाइक द टॉप मैनेजमेंट एंड सेंट्रलाइजेशन, एंड एम्प्लॉइज हु हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, जिनको असल में काम करना है, आर अलाउड टू टेक डिसीजन, सो डिसीजन मेकिंग इज फास्टर। जिनको काम असल में करना है, परचेज डिपार्टमेंट को अपना परचेज का काम करना है, जिनको असल में काम करना है, क्योंकि अथॉरिटी उनके पास ही है, तो काम जल्दी होगा। उसको पता है कि मैं फटाफट से एम्प्लॉइज को अपॉइंट करूंगा, मेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट से।
द नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये पॉइंट वहां पे भी था, क्योंकि पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, तो उनके पास में भी थोड़ा आराम होगा, वो अपने मालदीव्स घूम के आएंगे, अपनी आईपीएल टीम को संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया। परचेज डिपार्टमेंट के पास में अपने काम करने की सारी अथॉरिटी है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास में अपने काम करने की सारी अथॉरिटी है। टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एज दे सिस्टमेटिकली पास द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल्स। उन्होंने सिस्टमेटिकली पास कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों को। नेक्स्ट इज इट्स फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ये वहां पे भी था, ये यहां पे भी आ गया, क्योंकि हमने पास कर दिया तो इससे ग्रोथ भी होगी। ये हमने डेलीगेशन में भी देखा था, उन्होंने काम को डेलीगेट करा था उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी पे, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो रही थी। यहां पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स फ्रीडम टू लोअर लेवल which helps them to work in the manner best suited for their department. When each department is doing their best, then productivity increases and it will generate more revenue which can be used for expansion. क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, हर बंदे के पास में अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की, परचेज डिपार्टमेंट के पास में अथॉरिटी है अपने काम से रिलेटेड, सेल्स डिपार्टमेंट के पास में अथॉरिटी है अपने काम से रिलेटेड, तो वो अपने काम से रिलेटेड जो भी बेस्ट सूटेड होगा डिपार्टमेंट, वो वैसा डिसीजन लेंगे। हर डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हर डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली रेवेन्यू बढ़ेगा और हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। देन तो बेटा ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की, जो काफ़ी हद तक मैच कर रही थी हमारी डेलीगेशन पे, क्योंकि अल्टीमेटली डेलीगेशन का बाप कौन है, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन एग्जाम में फादर सन ने लिख के आना, क्या लिख के आना है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन एंड डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम पास कर रहे हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को, तो वो भी मोटिवेटेड रहते हैं कि हमारे बॉस को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को उनको ट्रस्ट और फेथ है। सेकंड, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्योंकि वो आज डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, तो वो एक अच्छे मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स बनने की उनमें मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, कोई भी काम लेना है तो वो कोई भी डिसीजन लेना हो जल्दी हो पाएगा, क्योंकि उनके पास में अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर नॉट ओवरबर्डन विद द वर्क, वो भी अपना आराम से काम करेंगे एंड अल्टीमेटली इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। So these were the some importance of your decentralization। अब जो हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि क्विक डिसीजन मेकिंग वगैरह, ये फायदे तो थे, लेकिन साथ साथ में जो आपका मैनेजरियल दिमाग है, जो आपकी तेज बुद्धि है, वो भी चल रही थी कि सर आपने जो बताया था ना, परचेज डिपार्टमेंट के पास में अथॉरिटी है अपने परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने की, सर इससे क्विक डिसीजन मेकिंग की एडवांटेज तो थी, लेकिन सर मेरी तेज बुद्धि ने साथ के साथ में दिमाग लगाया था, परचेज डिपार्टमेंट इसको अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकता है। वो अपने ताऊ के छोरे, अपने बुआ के छोरे को भी लगा सकता है अपने परचेज डिपार्टमेंट में, उसके पास में अथॉरिटी है सब मैनेजर, सब वर्कर्स को लगाने की, उनकी सैलरी भी अपने आप मजे से खूब सारी फिक्स कर देगा। हो सकता है सर कोई ऐसे काम में दलाली वलाली चालू कर दे, तो इसके नुकसान भी है। तो अल्टीमेटली कंक्लूड क्या करें हम, कि सेंट्रलाइजेशन करें कि डिसेंट्रलाइजेशन करें। अगर सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो सारे काम, सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो बेचारे उनके पास में ओवरबर्डन रहेगा, वो मालदीव्स नहीं घूम पाएंगे, अपने आईपीएल की टीम को नहीं संभाल पाएंगे। तो असल में करें क्या, तो डिसेंट्रलाइजेशन करना तो जरूरी है, लेकिन उसको थोड़ा कॉशन और केयर के साथ में करने की जरूरी है हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को। सो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दैट डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड विद कॉशन एंड केयर, एज इट कैन लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ डिपार्टमेंट स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन गाइडलाइंस व्हिच मे बी कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन को करना है, जरूरी है, लेकिन थोड़ा कॉशन और केयर के साथ करें। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं जो कॉन्ट्ररी यानी कि अलग हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट से। सो अल्टीमेटली ये लाइन आप याद रखना।
ये आप अपनी केस स्टडी वगैरह में काफी काम आएगी। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विथ सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस है वहां पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को। कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ और चीज से रिलेटेड, उसमें तो हम रखेंगे सेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ताकत, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन डिसीजंस में हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे ताकि हमको टॉप लेवल मैनेजमेंट भी ओवरबर्डन नहीं रहे काम के साथ। तो ये जो लाइन है इसको रिपीट विथ मी, अच्छे से लिख लेना, ये बहुत काम आने वाली है आपके। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विथ सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के ऊपर। इन 2 क्लास में हम पूरा OVER 100% कंप्लीट कर चुके हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को। आई अश्योर यू इसके बाहर से आपके ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में कुछ भी नहीं आने वाला। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्टाफिंग के बारे में। कोशिश करेंगे केवल एक क्लास में हम हमारा पूरा स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर दें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।